यस सर, हो रही है अब। ठीक है, यस सर, अभी हो रही है। ठीक होगी। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक का, ठीक है। तो ये कैपेसिटर्स के बारे में, कैपेसिटर क्या है, उसकी कैपेसिटेंस कैसे होती है, फैक्टर्स जो कैपेसिटर को इफेक्ट कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में अगर हो तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने रेजिस्टर्स पढ़े, अब हम कैपेसिटर्स को भी पढ़ेंगे कि कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो उसका टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, और अगर पैरेलल में हो तो हम टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर जब सीरीज में हो तो हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा था रेजिस्टर्स के लिए। आज हम कैपेसिटर्स के लिए भी पढ़ेंगे कि कैपेसिटर का वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे अप्लाई होता है। टोटल कैपेसिटेंस सर्किट की आप कैसे निकाल सकते हैं। कैपेसिटर जब आपके पास होता है उसके पास करंट और वोल्टेज जो है उसकी किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर हम ये भी देखेंगे कि एनर्जी किसके बराबर होती है जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटेंस का बता दूं कि कैपेसिटेंस क्या चीज है। कैपेसिटेंस एक्चुअली कैपेसिटी है कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की। कैपेसिटर एक्चुअली आपके पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स होती है। ऐसा कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। कैपेसिटर एक्चुअली क्या है, ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो किसी इंसुलेटर, उनके दरमियान कोई ना कोई इंसुलेटर रख के उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। वन ऑफ द बेसिक फॉर्म इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन इन फिगर 10.1। कहता है कि जो बेसिक फॉर्म है कैपेसिटर की अगर आप वो देखें तो ये 10.1 फिगर है, इसमें आपको ये शो की गई है। ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक अपर प्लेट है और एक लोअर प्लेट है। दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है। जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ ना हो तो बाय डिफॉल्ट जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एयर होती है, ठीक है। तो ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है। और ये अगर आपको सिंबॉलिकली देखेंगे, जब भी आप बुक में देखेंगे इसको, तो बुक में ये इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो सिंबॉलिकली इस तरह से शो किया जाता है। ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी पॉजिटिव साइड होती है। और ये जो कर्व्ड लाइन है आपके पास, ये इसकी नेगेटिव टर्मिनल होता है या नेगेटिव साइड होती है। इसको हम पोलर कैपेसिटर कहते हैं। अगर आप कैपेसिटर इस तरह से देखें, किसी जगह पर आपको अगर इस तरह का कैपेसिटर नजर आए जो सीधी दो स्ट्रेट लाइंस होंगी और ये दोनों लाइंस बराबर होंगी। वोल्टेज सोर्स के केस में ये एक लाइन थोड़ी सी छोटी होती है, एक बड़ी। अगर ये दोनों इक्वल लेंथ की लाइन हो तो इसको भी हम कैपेसिटर ही कहते हैं, लेकिन ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, यानी कि इसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। इसको आप प्लस माइनस जिस तरह से मर्जी लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसको सर्किट में जब आपने लगाना होगा, जो हम कैपेसिटर पढ़ते हैं ये पोलर कैपेसिटर ही होता है। इसको जब आप लगाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल आप पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल आप नेगेटिव साइड पे या ग्राउंड की तरफ लगाएंगे, ठीक है। सिंबॉलिकली आपको ये इस तरह से नजर आएगा कैपेसिटर बुक के अंदर ड्रॉ होगा। एक्चुअल में जो कैपेसिटर है वो एक्चुअल में इंटरनली ये चीज होती है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं मेटल की, और उनके दरमियान कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक होता है जो उनको एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मौजूद ना हो तो उस वक्त एयर जो है बाय डिफॉल्ट डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, ठीक है सर। जी। जो सेम लेंथ के हैं तो उनको हम सेम चार्जेस असाइन कर सकते हैं। नहीं, सेम लेंथ का मतलब ये होता है कि ये इनके जो दोनों प्लेट्स हैं वो नहीं है, पोलर नहीं है, इनका कोई पोल नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। तो सर दोनों प्लस होंगे या माइनस होंगे? नहीं, दोनों प्लस या माइनस नहीं है, दोनों। इससे मुराद ये है कि आप, यानी कि इसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है, आप इसको किसी से स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। आप जिस तरह मर्जी चाहें, जिस तरह आप रेजिस्टर को लगाते हैं आप सर्किट में, चाहे उसका जो गोल्डन टर्मिनल है या उसका जो जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं बैंड, उस बैंड को आप पॉजिटिव के साथ लगा दो या नेगेटिव की साइड पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आप रेजिस्टर को उल्टा सीधा जिस तरह मर्जी लगा लें, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। लेकिन कैपेसिटर को अगर आप पोलर है उसको उल्टा लगाते हैं तो फिर ये चीज रिवर्स हो जाती है। ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। नॉन पोलर में ये होता है, इसको आप रेजिस्टर की तरह जिस तरह मर्जी लगा दें, चाहे आप एक साइड को पॉजिटिव कनेक्ट कर दें, दूसरी को कनेक्ट कर दें, कोई दूसरा बच्चा उसको रिवर्स करके लगाना चाहता है आप उसको बेशक रिवर्स लगा दें, सर्किट के अंदर चार्ज के फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आपके पास नॉन पोलर कैपेसिटर होगा। पोलर कैपेसिटर होगा तो फिर ये ऑब्वियसली जिस जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ ही लगेगा और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ लगेगा, तभी आपके पास सर्किट के अंदर करंट या चार्ज फ्लो करेगा, अदरवाइज वो फ्लो नहीं करेगा। जी सर, समझ आ एक्सक्यूज मी सर। ठीक, गुड जी। सर इसमें दो प्लेट से ज्यादा हो सकते हैं फिर? नहीं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही होता है, दो ही प्लेट्स होते हैं।
ओके सर। वो जो आपको याद आ रहा है लाइंस, वो वेरिएबल सोर्स वोल्टेज सोर्स की लाइन। इसको अगर आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इन्हीं दो प्लेट से ही रिप्रेजेंट होगा। एक इसकी डायग्राम ये है जो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक कर्व्ड लाइन होगी और एक स्ट्रेट, इसको हम पोलर कैपेसिटर कहते हैं। और जो दोनों स्ट्रेट लाइंस होंगी इनको हम नॉन पोलर कैपेसिटर कहते हैं। नॉन पोलर कैपेसिटर में कोई टर्मिनल नहीं होता, आप इसको अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जो आपके पास कैपेसिटर है जिसको भी आप यूज कर रहे हैं, हम बुक में आगे भी यूज करेंगे, आप देखेंगे इसको हम पोलर कैपेसिटर कहते हैं। इसके दो पोल्स होते हैं, प्लस और माइनस पोल होता है। ठीक है, यस सर। ठीक हो गया। सिंस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मेटल, हमने भी डिस्कस किया कि इसकी जो प्लेट्स होती है वो मेटल की होती है। दैट दे कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से इनके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। इन नॉर्मल स्टेट द कैपेसिटर इज अनचार्ज। अगर ये नॉर्मल स्टेट में हो, यानी कि किसी बैटरी के साथ या सोर्स के साथ कनेक्टेड ना हो, तो ये अनचार्ज होता है, इसकी प्लेट्स पर कोई चार्ज भी नहीं होता। दैट देयर इज नो एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देयर प्लेट्स। अगर ये किसी भी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसके प्लेट्स के ऊपर किसी किस्म के भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन की एक्सेस नहीं होती, तो इसलिए ये अनचार्ज रहता है। बट इफ अ डीसी सोर्स इज कनेक्टेड, अगर आप इसको किसी भी वोल्टेज सोर्स से, अभी हम डीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी डीसी वोल्टेज सोर्सेस को कनेक्ट कर दें, एज शोन इन फिगर, एज कनेक्टेड इन फिगर 10.2, जिस तरह आपको ये 10.2 में नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट, वी से दैट द कैपेसिटर इज चार्ज। तो जब आप इसको डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ये एक्सटर्नली आपको नजर आता है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है और इस रेजिस्टर के थ्रू ये किसी वोल्टेज सोर्स ई से कनेक्टेड है। जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ, तो आपके पास क्या होता है, कैपेसिटर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक प्लेट से वो दूसरी प्लेट के ऊपर मूव करना शुरू कर देते हैं, और हम ये कहते हैं कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है और आपके पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। एक स्पेसिफिक टाइम आता है, कैपेसिटर हमेशा इसको टाइम चाहिए होता है चार्ज होने के लिए, एक टाइम आता है, उसके बाद ये फुली चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद किसी किस्म की भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होती, तो उस वक्त हम कहते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज है। अगर आप इस कैपेसिटर को देखो तो आपको ये टर्मिनल नजर आ रहा है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं, अपर वाली प्लेट सपोज हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की, तो ये क्या करती है, ये इस प्लेट के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको खींच लेती है अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते जाएंगे इस प्लेट से, तो इस प्लेट के ऊपर जो रिजल्टेंट चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये वाली प्लेट जो ऊपर वाली प्लेट है ये आपके लिए आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो वो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपनी तरफ। तो जो प्लेट है उसके ऊपर डिफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, और आपके पास प्रोटॉन एक्सेस में हो जाते हैं, तो जो आपके पास प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे वाली प्लेट पर आके जमा होने शुरू हो जाते हैं। जो नीचे वाली प्लेट है वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज होती है। इस तरह ये आपके पास दो पोल्स बन जाते हैं। जो नीचे वाली प्लेट है वो सारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं इस प्लेट के ऊपर, और ऊपर वाली प्लेट से चूंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं तो ऊपर वाली प्लेट आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इस तरह ये कैपेसिटर एक्चुअली दो पोल्स बना लेता है, ऊपर वाला पॉजिटिव पोल और नीचे वाला नेगेटिव पोल। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम तक, ये आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो टाइम एक्चुअली हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो जब तक वो टाइम पूरा नहीं होता, एक्चुअली इसको हम 5 टॉ कहते हैं, टाइम कांस्टेंट होता है इसका। सिंगल टॉ जो होता है वो R/C के बराबर होता है। 5 टॉ टाइम चाहिए होता है कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए। तो जब तक 5 टॉ टाइम पूरा ना हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं प्लेट से, एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर। जब 5 टॉ टाइम पूरा हो जाए तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होता है। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो उस वक्त सर्किट के अंदर करंट 0 होता है। इस वजह से ये कहते हैं कि जब भी आपके पास डीसी सोर्स है तो हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर, आपने ये सुना होगा कि डीसी वोल्टेज के लिए जो डीसी सोर्स है उसके लिए जो कैपेसिटर वो ओपन सर्किट बिहेव करता है, और एसी के लिए ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। ये डीसी के लिए ओपन सर्किट क्यों बिहेव करता है, उसकी वजह ये है कि 5 टॉ टाइम पूरा होने के बाद ये फुली चार्ज हो जाता है। तो सपोज आपके पास यहाँ पर 10 वोल्ट थे, तो आपने वोल्टेज सप्लाई दी थी, और कैपेसिटर को फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए, 5 टॉ टाइम चाहिए कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए, ठीक है। तो जब आपके पास 10 वोल्ट की सप्लाई है तो कैपेसिटर उतना ही चार्ज हो जाएगा जितनी आपकी सप्लाई होती है। तो 5 टॉ टाइम के बाद जो कैपेसिटर है वो भी फुली चार्ज हो चुका होगा, और इसके ऊपर कितने वोल्ट्स आ चुके होंगे, 10 वोल्ट्स।
10 वोल्ट्स आ चुके होंगे। इस वक्त जब आपके पास, अब इस रजिस्टर को देखें तो यहाँ पर ये जो करंट कोई भी फ्लो कर रहा है, तो जब इस टर्मिनल पे भी आपके पास 10 वोल्ट्स हैं, बैटरी 10 वोल्ट की है और आपके पास कैपेसिटर भी 10 वोल्ट चार्ज हो चुका है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट्स हैं, तो सर्किट के अंदर करंट क्या होगा? सर 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर क्यों होगा? ये कोई भी रजिस्टर आर है, इसके ऊपर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा जब उसके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है? सर 0 हो जाएगा। करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है तो ये बैटरी के इक्वल हो जाता है। तो अब आप देखें सर्किट के अंदर ये रजिस्टर, अगर मैं इसका करंट फाइंड करना चाहूँ तो इसके दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल सेम है, तो दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जब आप लेंगे 10 - 10 0 डिवाइडेड बाय आर, तो करंट आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। इस वजह से ये कहा जाता है कि डीसी के अंदर कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट बिहेव करता है। इनिशियली ये ओपन सर्किट बिहेव नहीं करता है, इसको कुछ टाइम चाहिए चार्ज होने के लिए। ये हम आगे जाके एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि ये 1 टॉ टाइम में कितना चार्ज हो चुका होता है, 2 टॉ टाइम में, 3 टॉ टाइम में, 4 टॉ टाइम में, 5 टॉ टाइम में ये कम्प्लीटली चार्ज होता है। तो जब इसका 5 टॉ टाइम पूरा हो जाता है तो डीसी सर्किट के अंदर आपके पास वोल्टेज क्या हो जाती है, सॉरी करंट का फ्लो क्या हो जाता है? 0। तो हम ये कहते हैं कि ये ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। उस वक्त कैपेसिटर आपके पास जो है वो ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करता है, यानी कि वो सर्किट के अंदर किसी भी करंट को फ्लो नहीं होने देता। वो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह एक्चुअली ये होती है कि आपका जो वोल्टेज सोर्स है और जो आपके कैपेसिटर की वोल्टेज है वो सेम हो जाती है। 5 टॉ टाइम के बाद ये भी कम्प्लीटली चार्ज हो चुका होता है। जब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहता तो फिर आपके पास कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो हम उसको टर्म करते हैं कि कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये एक्चुअली 5 टॉ टाइम के बाद, इसको इंशाल्लाह हम आगे भी डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कैपेसिटर 2 पोल्स किस तरह से बनाता है। जब आप उसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो एक प्लेट से पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है ऊपर वाले के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है? पॉजिटिव प्लेट में से या ऊपर वाली प्लेट में से सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाली प्लेट से रिमूव हो जाते हैं और नीचे वाली प्लेट पे आके वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। सर जी सारे वैसे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं करते? पॉजिटिव तो ये नहीं था, ये तो पॉजिटिव तब हुआ जब आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। इनिशियली तो ये आपके पास सिंपली 2 प्लेट्स, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। हमने ये पहले डिस्कस किया ना कि जब ये किसी भी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये अनचार्ज होता है, इसकी किसी प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब आप इसको सोर्स से कनेक्ट करते हैं उसके बाद ये जो अपर प्लेट है वो अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो वो अपर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना शुरू कर देगा, रिमूव करना अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाली प्लेट में से मूव करना शुरू हो जाएंगे बैटरी की तरफ। तो रिमेनिंग आपके पास क्या हो जाएगा, जो प्लेट है उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है? प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा कर देती है। तो जो चार्ज ऊपर वाली प्लेट से रिमूव हुए थे वो नीचे वाली प्लेट पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो नीचे वाली प्लेट पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसलिए नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो हम इसको कहते हैं कि ये चार्ज कैपेसिटर है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे नेगेटिव चार्ज है। तो जब तक ये बैटरी लगी रहेगी ये कैपेसिटर फुली चार्ज रहेगा। इवन कि आप इस बैटरी को रिमूव भी कर दें तब भी ये फुली चार्ज रहेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। अगर हम इस बैटरी को रिमूव कर दें इसके चार्ज होने के बाद, तो जब तक आप इसको ग्राउंड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये कैपेसिटर मोड के डिस्चार्ज नहीं होगा। ये कैपेसिटर डिस्चार्ज उस वक्त होगा जब आप बैटरी को रिमूव करके इसके जो टर्मिनल है, ऊपर वाला टर्मिनल जो है उसको नीचे वाले के साथ शॉर्ट कर देंगे या ग्राउंड कर देंगे। तो हमारे पास एक्चुअली ये जो नीचे वाला टर्मिनल हम इसको कहते हैं कि ये ग्राउंड टर्मिनल है। तो जब तक ये बैटरी रिमूव होकर आप ऊपर वाले टर्मिनल को शॉर्ट नहीं करेंगे नीचे वाले के साथ तो तब तक ये डिस्चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये एक्चुअली उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। Capacitor after charging, when the source is disconnected, electrons are trapped on the bottom plate, thus charges stored। जो कैपेसिटर का कहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, वो एक्चुअली इसलिए कहा जाता है कि जब आपके पास डीसी सोर्स से आपने कनेक्ट किया था, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब आप बैटरी को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये स्विच था, ये स्विच इसने ओपन कर दिया तो सर्किट आपके पास ओपन हो गया। अब सर्किट के अंदर किसी भी किस्म का करंट फ्लो नहीं कर सकता। इस जो वोल्टेज सोर्स है, सॉरी जो आपका कैपेसिटर है, इसके ऊपर जो वोल्टेज आया है वो ई के बराबर आ गया है। और ई क्या था? आपका सप्लाइड वोल्टेज था। जितना भी आपका सप्लाइड वोल्टेज था वो सारे का सारा कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो चुका है, जिसको हम कहते हैं चार्ज की फॉर्म में। तो
कैपेसिटर अब आपके पास चार्ज है, अगर आप इस स्विच को ओपन कर दें तो ये कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटर जो है ये इनफाइनाइट टाइम्स या हमेशा हमेशा के लिए चार्ज रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी थी और कैपेसिटर भी 10 वोल्ट चार्ज हो चुका है, तो अगर आप बैटरी को रिमूव कर दें और आइडियल कैपेसिटर है तो आपके पास ये कैपेसिटर कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा, ये हमेशा 10 वोल्ट पर रहेगा उस वक्त तक जब तक कि हम इस टर्मिनल को ग्राउंड या नीचे वाले टर्मिनल से शॉर्ट नहीं कर देते। तो जब तक आप इसको शॉर्ट नहीं करेंगे आपके पास ये कैपेसिटर फुली चार्ज रहेगा, ये चीज़ याद रखनी है। यानी आइडियल कैपेसिटर जो है जब वो चार्ज हो जाए और आप उसको ग्राउंड ना करें तो वो हमेशा चार्ज रहेगा। द कैपेसिटर देयरफॉर रिमेन्स चार्ज इवन दो नो सोर्स इज प्रेजेंट, जब आप उसका सोर्स हटा भी देंगे तो कैपेसिटर हमेशा चार्ज रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस वी से दैट कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज, कहते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकता है। और एन आइडियल कैपेसिटर विद नो लीकेज विल रिमेन चार्ज वंस द सोर्स इज डिस्कनेक्टेड। आपके पास जो आइडियल कैपेसिटर है वो कहता है आपके पास will remain charged if there is no source or when you remove the source from the circuit। आप सर्किट में से सोर्स को रिमूव कर दें या आप उसका जो कैपेसिटर है उसका स्विच है वो ओपन कर दें तो कैपेसिटर हमेशा चार्ज रहेगा, अगर वो आपके पास आइडियल कैपेसिटर और किसी किस्म की लीकेज नहीं है तो। इसलिए इसका एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा गुड। इसलिए अगर आप कभी भी किसी सर्किट में काम कर रहे हो और वहां पर अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, अक्सर पंखे का कैपेसिटर होता है ना खराब हुआ हुआ, उसमें भी अक्सर शॉर्ट होता है अगर वो चार्ज हुआ होगा। तो ये मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी। जब भी आप कोई भी चीज लेट्स सपोज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है और आपको ये नहीं पता कि ये पहले सोर्स के साथ कनेक्टेड था या नहीं था, तो उसको कभी भी निकाल के या उसके दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। या सर पहले शॉर्ट करते हैं वो दोनों को। हाँ जी, अगर स्मॉल कैपेसिटर है तो वो तो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जिस तरह टीवी वगैरह है या आप फैन का जो कैपेसिटर यूज करते हैं, अगर आप टीवी खोल के देखेंगे वो टीवी के अंदर जो अच्छी शॉर्ट पड़ती है उससे, वो काफी बड़ा कैपेसिटर होता है, यस, तो उनके अंदर वोल्टेज हमेशा स्टोर होता है। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप किसी जगह पर कोई कैपेसिटर देखें और आपको ये पता नहीं है कि वो लगा पहले इससे पहले यूज हो रहा था कि नहीं। अगर वो सर्किट के अंदर लगा हुआ है तो उसको डायरेक्ट हाथ कभी भी नहीं लगाना है। हो सकता है आपके यूज करने से 10 मिनट 15 मिनट पहले किसी ने उसको लगाए रखो हो तो वो कैपेसिटर चार्ज हुआ होता है, तो जब तक वो मुड़ के आप उसको ग्राउंड नहीं करेंगे वो डिस्चार्ज नहीं होता। तो डिस्चार्ज करने का तरीका ये है कि अगर तो आपके पास इक्विपमेंट है तो आप करें, अदरवाइज आप उसको यूज ना करें। तो आप कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर दें किसी भी सिंपल वायर से, तो वो एक छोटा सा स्पार्क आपको नजर आएगा या वो पटाखा सा आपको नजर आता है, तो उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। हम इंशाल्लाह जब लैब में आएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये शो करूंगा कि कैपेसिटर आपके पास चार्ज और डिस्चार्ज आपको किस तरह से नजर आता है, ठीक है। फिजिकली आप इसको देखेंगे, कुछ लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह लैब में प्रैक्टिकली ये करवाया जाएगा कि कैपेसिटर को पहले चार्ज कैसे करना है और फिर उसको डिस्चार्ज कैसे करना है, ठीक है सर। जी जी। ये जो कैपेसिटर होता है ये खराब कैसे होता है? ये फूल जाता है अक्सर। ये खराब इस वजह से होता है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक्स आप यूज कर रहे थे अंदर वो किसी न किसी वजह से शॉर्ट हो जाते हैं, या एक्सेस ऑफ जब इसको वोल्टेज मिलता है, इसका एक स्पेसिफिक वोल्ट्स होते हैं जिसके ऊपर ये ट्रीट होता है। तो जब आप उस रेंज से बाहर चले जाते हैं, ज़्यादा वोल्टेज उसको सप्लाई कर देते हैं या किसी की वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ज़्यादा चार्जेस उसमें फ्लो कर जाते हैं और उसकी जो प्लेट्स हैं उसके अंदर एक, आप कभी कैपेसिटर को खोल के देखेंगे तो एक्चुअली एक मेटालिक प्लेट होती है, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक होता है, पेपर की तरह का, कागज भी यूज होता है, पेपर यूज होता है, समटाइम्स जो है आपको जो इसको क्या कहते हैं, गत्ता जिसको आप कहते हैं, ये आपको नजर आ रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। अगर वो किसी भी वजह से लेट्स सपोज नमी की वजह से वो शॉर्ट हो जाती हैं, प्लेट्स शॉर्ट हो जाती हैं या किसी वजह से वो खराब हो जाती है, तो उस वजह से फिर वो कैपेसिटर फूल जाता है और वो स्पार्क करता है या फट जाता है। उसके ऊपर आप देखेंगे वो सील बनी होती है स्क्वायर से, तो जब भी वो ज़्यादा हीटअप होता है, उसको ज़्यादा चार्ज मिल जाता है या इंटरनली किसी वजह से वो शॉर्ट हो जाता है, तो आप उसके देखेंगे उसके टॉप के ऊपर वो जो सील लगी होती है वो सील ओपन हो जाती है, वो चारों जो उसके वो है स्क्वायर से बना होता है वो आपको ओपन हुआ नजर आएगा, जिससे पता चलता है कि ये कैपेसिटर खराब हो चुका है। सर बास टाइम वो स्वेल नहीं करता है, बट वो ये होता है कि वो स्लो हो जाता है, फैन स्लो हो जाते हैं, कहते हैं इसका कैपेसिटर चेंज करें, दूसरा मार के लगाते हैं तो वो कैपेसिटर खराब हो चुका होता है। उसके जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, चूंकि हमारे इधर लोकल बिल्ड होते हैं, क्वालिटी ऐसी है,
तो उसको नमी या उसको एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन्स है या हीट अप होना है बार बार, वो उसके वो कैपेसिटी खत्म कर देता है जो उसके क्या नाम है अंदर होती है उसकी चार्ज स्टोरिंग की। इसलिए वो आपके पास वो कहते हैं कि कैपेसिटर खराब हो चुका है। अक्सर ये होता है, आप इसका फैन का नया कैपेसिटर लगाएं, वो फिर ठीक कर रहा है, वो स्पीड उसकी तेज हो जाएगी, वो ठीक काम करने शुरू कर देगा, लेकिन वो कुछ अर्से जब गुजरेगा तो वो फिर वही हो जाता है। तो हमारे यहाँ चूंकि क्वालिटी इस तरह की है, आप अच्छी क्वालिटी का लें तो वो फिर खराब नहीं होता। लेकिन लोकल मार्केट है, चूंकि लोकल मार्केट में मिलता ही वही है, वो 10-20 रुपए के शायद कैपेसिटर होता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है। जब आप अच्छी क्वालिटी का लेके लगाएंगे तो उसको कुछ भी नहीं होता, वो फैन काम करता रहता है, ठीक काम करता रहता है। सर ये कैपेसिटर को मतलब इसकी पावर किस तरह रखते हैं सर, कि जिस तरह ये 3.2 वाट का कैपेसिटर है, ये 3.3 का, आगे जाके तकरीबन साइज तो उनका सेम ही होता है सर। वो ठीक है सर, ठीक है। चार्ज को स्टोर करने की, वो आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। हम उसी पावर ठीक है सर। सर अगर कैपेसिटर ना लगाए फैन में तो फिर फैन चलेगा? हम ये पढ़ लें, कैपेसिटर के बगैर नहीं चलेगा वो। असल में गर्मियां आ रही है ना तो इसलिए। सर ये कैपेसिटर की ड्यू टाइम कितना होता है सर? किसका ड्यू टाइम? सर लाइफ कितनी होती है, मतलब कितनी देर चलता है वो? कैपेसिटर लाइफ टाइम चल सकता है। अभी आपने नहीं पढ़ा कि जब आपने कैपेसिटर को एक दफा चार्ज कर दिया और वाइटियन कैपेसिटर है तो वो लाइफ टाइम चार्ज है। सर ये नेट लॉस हो गया इसलिए। सर लेकिन हमारे पास वो रिकॉर्डिंग देख तो लीजिए, नहीं ना होता। ठीक है। अच्छा हम ये पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके जो फैक्टर्स हैं, क्या क्या इसके फैक्टर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस एक्चुअली क्या है, कैपेसिटर की चार्जिंग या स्टोरिंग कैपेसिटी है। तो एक्चुअली आपके पास कैपेसिटेंस है क्या बाय डेफिनेशन? द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 1 फैरेड, इसको फैरेड में मेजर किया जाता है। इफ इट स्टोर्स 1 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज 1 वोल्ट। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है कहते हैं उसको हम 1 फैरेड कह सकते हैं जिस वक्त आपके पास कैपेसिटर के टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट स्टोर हो और उसके अंदर जो मूव करने वाला चार्ज है वो 1 कूलम हो। द फैरेड हाउएवर इज अ वेरी लार्ज यूनिट। फैरेड को हम यूज करते हैं, फैरेड को आप जब भी लिखेंगे उसके साथ कैपेसिटर के साथ हम स्मॉल f रिप्रेजेंट करते हैं फैरेड का। हाउएवर इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट। मोस्ट प्रैक्टिकल कैपेसिटर रेंजेस इन द साइज फ्रॉम पिकोफैरेड्स टू माइक्रोफैरेड्स। जो आपको मार्केट में यूजुअली कैपेसिटर्स मिलते हैं वो पिको और माइक्रोफैरेड्स में होते हैं। फैरेड जो इटसेल्फ है ये एक लार्ज यूनिट है, इसका मतलब है कि आप अगर फैरेड्स में कैपेसिटर हो तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है, चार्जिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह आप यूँ समझ लें कि किसी भी सर्किट के अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो अगर फैरेड्स में कैपेसिटर होगा आपके पास तो उस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। चार्जिंग की मूवमेंट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यूजुअली जो मार्केट में आपको नजर आता है वो पिको फैरेड में और माइक्रो फैरेड में कैपेसिटर नजर आता है। द लार्जर द वैल्यू ऑफ C, द मोर चार्ज दैट कैपेसिटर कैन होल्ड फॉर द गिवन वोल्टेज। वो क्या आपको बता रहा है कि ज्यादा वैल्यू होगी, कैपेसिटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, C की वैल्यू फैरेड्स में जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर कर सकता है और वो उतना ही ज्यादा डेंजरस है यूज करने में। जब भी आप उसको यूज करेंगे तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अगर वैल्यू बढ़ी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर चार्ज स्टोर भी ज्यादा होता है और वो आपको शॉक भी ज्यादा दे सकता है। लेट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बी C, देन Q इज इक्वल टू CV। कहता है अगर C को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहें तो जो एक्चुअली चार्ज की जो चार्ज कूलम में जो कैपेसिटी है चार्ज Q, उसको हम कहते हैं Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वो C इंटू V के बराबर होता है। V आपके पास क्या है, वोल्टेज है अक्रॉस टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर। C आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है C फैरेड्स में, और Q आपके पास है चार्ज कि उस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आ सकता है। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, और ये C जो है ये हमेशा आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो फैरेड्स में मेजर होगी, स्मॉल f नहीं कैपिटल F से उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। हाउ मच अ चार्ज इज स्टोर्ड ऑन 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। आपको कैपेसिटर की वैल्यू दे दी गई है C, 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 24 वोल्ट सोर्स, अगर वो 24 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया जाए तो कहता है कि उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV। तो Q आपने फाइंड आउट करना है, C आपको गिवन है कितना है 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, और आपके पास वे वोल्टेज कितनी है 24 वोल्ट। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल लेते हैं कि ये जो पहला कैपेसिटर है जिसकी 10 माइक्रोफैरेड वैल्यू है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है।
तो इसको अगर आप देखें Q इज इक्वल टू सी वी, तो आपके पास सी और वी की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 240 माइक्रोकूलम है जो ये स्टोर कर सकता है अपने पास। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है द चार्ज ऑन 20 नैनोफैरेड कैपेसिटर इज 1.7 माइक्रोकूलम। उसने कैपेसिटर अगेन आपको बता दिया, सी बता दिए कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, और आपको ये भी बता दिया है कि चार्ज कितना है 1.7 माइक्रोकूलम। क्यू भी उसने आपको बता दिया है कि कितना चार्ज हमेशा कूलम्स में मेजर होता है, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज, वोल्टेज उसने आपसे पूछी है, तो हम Q इज इक्वल टू सी वी है, तो V की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। V किसके बराबर होगा, Q बाय C के। Q भी आपको गिवन है 1.7 माइक्रोकूलम, C भी आपको गिवन है 20 इंटू 10⁻⁹ जो कि 20 नैनोफैरेड है। तो आप निकालना है तो वोल्टेज आपके पास कितना आ जाएगा, 85 वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, कैपेसिटर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी कहा है कि कैपेसिटर आपके पास मेटालिक प्लेट होती है, तो अगर आप एरिया देखें तो जो भी प्लेट है उसको कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर आप एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो आपके पास कैपेसिटर छोटा है तो उसकी चार्जिंग कैपेसिटी कम है। आप जैसे जैसे कैपेसिटर को बड़ा करते जाएंगे या उसका एरिया को आप इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास चार्जिंग कैपेसिटी उसी रेशियो से इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास जो चार्जिंग कैपेसिटी है या स्टोर करने की कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया आप 4 टाइम, हाँ जी, एरिया आप 4 टाइम इंक्रीज करें, ये उसने डायग्राम में आपको शो किया गया है। यहाँ पर एरिया सिंपल ए है और यहाँ पर एरिया 4A है। तो जो आपके पास ए है, एरिया ए है, उसमें चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है, Q कूलम है। तो अगर आप एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो उसकी चार्जिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स, विच इज 4Q। ये डायग्राम के थ्रू उसने सिंपली आपको शो किया है, थ्योरेटिकली ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपके पास एरिया ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज हो रहा है तो चार्जिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी, जिस रेशियो से एरिया इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप इसको रिवर्स कर दें, यानी कि एरिया ऑफ द कैपेसिटर आप कम कर दें सॉरी, एरिया ऑफ द कैपेसिटर अगर आप डिक्रीज कर दें तो आपके पास चार्जिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। कितना डिक्रीज होगी, जिस रेशियो से आपके पास उसका एरिया डिक्रीज होगा उसी रेशियो से आपके पास कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। Plate with 4 times the area have 4 times the charge and therefore 4 times the capacitance, तो उसकी कैपेसिटेंस भी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी अगर आप एरिया को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे। तो एरिया जिस रेशियो से इंक्रीज होगा उसी रेशियो से आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, और कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट लाइन आप देख लें, दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू इन जनरल, दैट इज कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। सर्किट के अंदर कैपेसिटर के अंदर जो आपके पास कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्लेट के। तो पहली चीज है जिस पे कैपेसिटेंस में डिपेंड करती है वो है आपके पास एरिया ऑफ द प्लेट। सेकंड चीज आपके पास क्या है, इफेक्ट ऑफ स्पेसिंग, कि जो दो प्लेट्स के दरमियान स्पेस है वो स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करने से चार्जिंग कैपेसिटी या आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द जो कैपेसिटर है वो चेंज होती है। अगर आप इस लास्ट लाइन को देखें, ऊपर वाली थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लेट स्पेसिंग। कैपेसिटेंस क्या है, आपके पास प्लेट के दरमियान जो स्पेसिंग है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, यानी प्लेट्स को करीब करते जाएंगे, वो जितना ज्यादा करीब होंगे उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। आप उनको जितना जितना दूर करते जाएंगे, अगर कैपेसिटेंस उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस आपके पास डिक्रीज होती जाएगी। ये उसने डायग्राम से आपको शो किया है। चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, जब ये आपके पास प्लेट है तो आप उसको देखें, उसके ऊपर चार्ज जो है जो नॉर्मल स्टेट में, यानी कि जब ये कैपेसिटर पूरी चार्ज हो चुका था, अगर आप इसकी स्पेसिंग को कम करते हैं, ये बी डायग्राम है, एज द स्पेसिंग डिक्रीजेस मोर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम प्लेट ए टू बी इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड हिंस देयर कैपेसिटेंस। अगर आप प्लेट्स के डिस्टेंस को कम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चार्जेस जो है वो मूव करेंगे। तो जितने डिस्टेंस कम होता जाएगा कैपेसिटर के ऊपर, उतने ज्यादा कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर चार्जेस उतने ही ज्यादा स्टोर होते जाएंगे। मोर इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन फ्रॉम प्लेट ए टू बी, तो आपके पास ए से बी की तरफ जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जाएंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे और कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास ज्यादा होती जाएगी। तो इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस आप कम करें कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस आप ज्यादा कर दें तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम होती जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे दो टर्मिनल्स है, प्लस और माइनस।
अगर आप उनको दूर करते जाएं तो जो चार्जेस है वो प्लेट्स के अंदर सर्किट के अंदर मूव करना कम हो जाएंगे। आप दो टर्मिनल्स को प्लस और माइनस को जितना करीब करते जाएंगे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो वो जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मूव करने शुरू करेंगे। तो इसलिए ये स्पेसिंग के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। आप स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, आप डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगी। हाँ जी सर आपने सर स्पेसिंग हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा होती जाएगी सर। अगर तो इतनी हम कम करते जाए और सर एक टाइम में कि दोनों प्लेट साथ जुड़ जाए तो सर फिर क्या होगा? साथ नहीं जुड़ने पे तो शॉर्ट सर्किट है। हम जब एक्सटर्नली सर्किट का टर्मिनल अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि एक्सटर्नली जब हम इसको आप इससे जोड़ते हैं तो एक्चुअली आप शॉर्ट ही करते हैं ना, तो शॉर्ट करने से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो आपने ये थोड़ा ही करना है कि आपने बाहर वाले टर्मिनल्स को ओपन छोड़ना है और आप प्लेट्स को आपस में मिला दें। तो ये आपस में मिले हुए कभी भी नहीं होते, इनके दरमियान वो होता है डाइलेक्ट्रिक होता है, या तो कोई ना कोई मटेरियल होगा, वो आगे आपके जाके आपको बताता हूँ कौन कौन सी मटेरियल डाइलेक्ट्रिक हो सकती है। अगर कोई भी मटेरियल न हो तो एयर लाजमी होती है इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक, ये जुड़ी हुई कभी भी नहीं होती। ठीक है, अगर आप इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। ओके सर। तो उस वक्त आपको स्पार्क नजर आएगा, ये पटाखा आता है। अगर बड़ा कैपेसिटर है तो ये आपके हाथ में ही फट जाएगा। इनको शॉर्ट्स कभी भी इनके शॉर्ट नहीं करते वो आपस में। जब आपको डिस्चार्ज करना मकसद हो फिर हम इस कैपेसिटर को शॉर्ट करते हैं, या अगर बड़ी वैल्यू है तो हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट जितने भी चार्ज एक्स्ट्रा प्लेट्स के ऊपर आया हुआ है वो ग्राउंड हो जाए और कैपेसिटर इटसेल्फ न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज होने में 5 टॉ टाइम लेता है, ये मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया है कि 5 टॉ टाइम में ये चार्ज होता है। सिमिलरली कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में भी एग्जैक्टली 5 टॉ टाइम ही लेता है। जितनी देर में वो फुली चार्ज होगा उतनी देर उसको डिस्चार्ज होने के लिए भी चाहिए, वरना कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, जो थर्ड फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है? मैंने आपको कहा था दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मटेरियल रखा जाता है, अगर कोई भी मटेरियल ना हो तो बाय डिफॉल्ट वो एयर होती है। कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक। कंसीडर फिगर 10.6a व्हिच शोज एन एयर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। 10.6 है, आपको एक फिगर शो की गई है ये वाली 10.6। पहले अगर आप डायग्राम को देखें तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान किसी किस्म का कोई मटेरियल आपको नजर नहीं आ रहा। तो जब दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मटेरियल नहीं है तो उस वक्त एयर आपके पास डाइलेक्ट्रिक का काम कर रही होती है। इस वक्त ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें आप देखें तो दोनों प्लेट्स दरमियान में से खाली है, कोई मटेरियल इसमें फिल नहीं हुआ। तो इस वक्त आपके पास एयर डाइलेक्ट्रिक के तौर पर काम कर रही है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? 20 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, which shows air dielectric. If you substitute different materials for air, the capacitance increases. कहता है अगर आप एयर के जगह पर कोई मटेरियल जब यूज करेंगे दोनों प्लेट्स के दरमियान तो आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। टेबल 10.1 shows that the factor by which capacitance increases for a number of different materials. तो जिस मटेरियल का आप डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे उस मटेरियल के हिसाब से उसकी वो होती है परमिटिविटी होती है, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, वो मैं आपको बताता हूँ। उसी रेशियो से आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ माइका इज यूज्ड, अगर आप माइका यूज करें इंस्टेड ऑफ एयर, एयर की जगह पर अगर आप माइका यूज कर लें तो कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय द फैक्टर 5.5। तो कैपेसिटेंस आपके पास है 5.5 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। दिस फैक्टर इज कॉल्ड द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। कहते हैं ये जो फैक्टर है जिस फैक्टर से आप इसको इंक्रीज करेंगे हम इसको एप्सिलॉन आर कहते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो ये एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, या इसको रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं ऑफ द मटेरियल। परमिटिविटी इज द मेजर ऑफ हाउ इजी इट इज टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द मटेरियल। नोट दैट द हाई परमिटिविटी ceramic increases capacitance by as much as 7500 times as indicated in figure 10.6b. next slide. कहता है अगर आपके पास हाई परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक है, सेरेमिक यूजुअली होता है, तो ये कहते हैं 7500 टाइम्स तक आपकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकता है। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो ये आपके पास सेकंड बी स्लाइड है जहां पर आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 1.5 माइक्रोफैरड विद हाई परमिटिविटी सेरेमिक डाइलेक्ट्रिक। तो सेरेमिक को उसने डाइलेक्ट्रिक यूज किया हुआ है। तो कहता है कि आप इसकी परमिटिविटी देखें इंक्रीज कैसे होती है। हर जो मटेरियल है उसकी अपनी परमिटिविटी है। वैक्यूम है
अगर आपके पास दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है तो उसके जो एप्सिलॉन आर है या रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 होती है, यानी कि आपकी कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैक्यूम में। अगर आप एयर को एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं या एयर दोनों प्लेट्स के दरमियान आ जाती है तो आपके पास यही परमिटिविटी जो है रिलेटिव परमिटिविटी ये 1.0006 हो जाती है। अगर आप सिरेमिक को यूज करें तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 30 to 7500 तक होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं सिरेमिक का। माइका को अगर आप यूज करें तो ये 5.5 टाइम इंक्रीज हो जाती है एप्सिलॉन आर उसका। माइलर है उसके एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी 3 है, ऑयल की 4 है, सिंपल ड्राई पेपर जो है उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी वो 2.2 है, पॉलीस्टीरीन है वो 2.6 है, टेफ्लॉन है उसकी 2.1 है। अगर आपके पास कोई मटेरियल यूज हो रहा है एज अ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक्चुअली उसकी कैपेसिटेंस इस फार्मूला से फिर निकालते हैं। जो एक्चुअल में आपके पास कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की सी, वो इन टर्म्स ऑफ फैक्टर अगर आप देखें तो वो डिपेंड करती है एप्सिलॉन आर के ऊपर, जो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है, एरिया के ऊपर और डी के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। तो अभी हमने पढ़ा है कि वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी आपके पास एप्सिलॉन जिस रेशियो से होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन आपके पास जो है एप्सिलॉन आर ये मटेरियल से आ जाएगा, एरिया आपको प्लेट का बताया जाएगा, डिस्टेंस भी आपको बताया जाएगा कि उनकी स्पेसिंग कितनी है। तो अगर आपको ये तीनों चीजें पता हो तो आप इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। From the above observation, we see that capacitance is directly proportional to the plate area, inversely proportional to the plate separation या distance between the plates, and depends on the dielectric. Dielectric पे भी directly depend करता है। In equation form, C is equal to epsilon A over D. जो आपके पास air है, when area A is a square meter and spacing D is in meters. जब आपके पास area square meter में हो तो spacing जो है distance between the plates वो meters में हो। The constant epsilon is absolute electric dielectric constant of the insulating material for air or vacuum. Epsilon has the value, कहते हैं जब आपके पास स्क्वायर मीटर में एरिया होगा और मीटर्स में आपके पास डिस्टेंस होगा, ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि यूनिट सेम होंगे। और आपके पास एयर या वैक्यूम एज अ डाइलेक्ट्रिक है, तो उस वक्त जो आपके पास एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, विच इज 8.85 into 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई और यूज करते हैं एप्सिलॉन यूज करते हैं एयर या वैक्यूम के अलावा, ठीक है, फॉर अदर मटेरियल्स एप्सिलॉन इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर shown in figure 10.1 times epsilon naught, that is, अच्छा ये जो एप्सिलॉन आर है ये एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है, इसमें फॉर्मूला यहाँ पर। फिर आप एप्सिलॉन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपके पास जो एप्सिलॉन हो जाएगा अगर एयर के अलावा कोई मटेरियल है तो जो एप्सिलॉन है ये बराबर हो जाता है एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, फिर ये प्रोडक्ट होता है जो आपके पास एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर तो ये सिंपल एयर या वैक्यूम है आपके पास तो इसकी वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 फेम्टो पर मीटर होती है, ठीक है। अगर ये इसके अलावा कोई मटेरियल है तो फिर आप इस एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे और ये एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन जो है फिर वो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यही पुट करेंगे जो आपको यहाँ पर गिवन है 8.85 into 10⁻12। और अगर कोई और मटेरियल है, लेट्स सपोज आपने माइका यूज किया है तो आप यहाँ से माइका की वैल्यू देखेंगे, माइका की वैल्यू क्या है 5.5 है, तो आप क्या यूज करेंगे 5.5 इंटू ये वाली वैल्यू 8.85 into 10⁻12 फैरेड पर मीटर, ठीक है। अगर सिर्फ एयर है तो आपका एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है विच इज 8.85 into 10⁻12 फैरेड पर मीटर। अगर ये इसके अलावा कोई और मटेरियल भी है तो ये 8.85 तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास एयर या वैक्यूम है, अगर आप उसको एयर को निकाल भी दें, कोई भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं तो वैक्यूम तो रहेगा, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट हमेशा रहेगा। तो अगर आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कोई है ही नहीं है, यानी कि एयर या वैक्यूम ही एज अ डाइलेक्ट्रिक काम कर रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट ही आपके पास मल्टीप्लाई होगा विद
A/D से। अगर आपके पास कोई मटेरियल यूज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के तौर पर, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेके एप्सिलॉन फिर निकालेंगे, तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन R जो मटेरियल है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमेशा फिक्स रहेगा 8.85 × 10⁻12 फेरेड पर मीटर। और जो बाकी कोई भी मटेरियल है उसकी वैल्यू आप इस टेबल से देख सकते हैं, या फिर आपको वो वैल्यू बताई जाएगी कि लेट्स सपोज आप माइका यूज कर रहे हैं तो उसका जो एप्सिलॉन R है वो 5.5 है, ये एप्सिलॉन R है, तो उसका एप्सिलॉन R 5.5 है, तो आप 5.5 को एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ड्राई पेपर अगर यूज हो रहा है तो उसका एप्सिलॉन R आपके पास 2.2 है, तो आप 2.2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट को, फिर आप एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। नाउ द कैपेसिटर इन पैरेलल, जब आपके पास एक से ज्यादा कैपेसिटर होंगे तो ऑब्वियसली या तो वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे या वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो अगर वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो आप उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं ये एक्चुअली टोटल कैपेसिटेंस है अगर आपके पास कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो। एक चीज याद रखनी है कि कैपेसिटर और रेजिस्टर जो आपने पढ़े थे ये दोनों उलट हैं। कैपेसिटर जो आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड हो तो ये सिंपली आपस में ऐड अप होते हैं, इनकी टोटल कैपेसिटेंस जो है वो सिंपली ऐड करके आपको मिलेगी। ठीक है, ये जिस तरह आपने रेजिस्टर पढ़ा था उसको साथ अगर आप कंपैरिजन में देखें तो ये इसके एक्चुअली उलट है। कैपेसिटर जब सीरीज में हो तो ये पैरेलल की तरह सॉल्व होता है, और जब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो ये सीरीज की तरह सिंपली ऐड होता है। अब आप इनको देखें, दो कैपेसिटर आपके पास C1 और C2, ये इसकी ग्राफिकल डायग्राम है। प्लेट, दो प्लेट्स हैं C1 की, दो प्लेट्स हैं C2 की। अगर सिंबॉलिकली मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये वाली डायग्राम है P जो आपको शो कर रही है कि C1 और C2 दो कैपेसिटर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर इनकी टोटल कैपेसिटेंस आपने निकालनी हो तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस बराबर होती है CT = C1 + C2। ये हमेशा आपस में ऐड होके आएंगे। कैपेसिटेंस जब भी पैरेलल में लगे होंगे तो ये चीज याद रखनी है, उनकी टोटल कैपेसिटेंस ऐड करके निकाली जाती है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास एक ही आ जाएगा CT, और वो आप एक लगा देंगे क्योंकि आपने इन दोनों को पैरेलल में थे तो आपने इनको ऐड करके सॉल्व किया C1 + C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका ये थर्ड सर्किट बन जाएगा। For the capacitance in parallel, the effective plate area is the sum of the individual plates area. Thus, the total capacitance is the sum of the individual capacitance. This is easily shown in this. कहता है आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं वो अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका टोटल एरिया जो होता है सम ऑफ द प्लेट्स के बराबर होता है, एरिया प्लेट्स के। जैसे ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाते हैं। Now consider the figure 10.20. ये जो आपके पास ऊपर फिगर आपको नजर आ रही है, The charge on each capacitor is given as, हर कैपेसिटर का अगर आप चार्ज निकालें तो पहले कैपेसिटर का चार्ज है Q1 जो कि बराबर होगा C1 V1 के, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और दूसरा जो कैपेसिटर वो है Q2 जो कि बराबर है C2 V2 के, C2 V के। सिंस QT = टोटल चार्ज जो है वो कैपेसिटर का किसके बराबर होगा, सर्किट का Q1 + Q2 के बराबर होगा। दोनों का जो चार्ज है वो एड अप हो जाएगा। तो QT जो हो जाएगा, अगर हम Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास बराबर हो जाता है C1V + C2V के। तो अगर हम इसको कंबाइन कर दें C1 और C2 को, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेजेस तीनों के क्रॉस दोनों के क्रॉस सेम होगा, तो C1 + C2 × V हो जाएगा। बट वो कहता है कि जो आपके पास QT है वो किसके बराबर है, CT × V के बराबर है। तो इसका मतलब है कि CT किसके बराबर है, CT बराबर होगा C1 + C2। ठीक है, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो अगेन दोनों को ऐड करके ही निकल रही है, क्योंकि QT जो है टोटल जो चार्ज है वो बराबर है टोटल कैपेसिटेंस × टोटल वोल्टेज। तो टोटल कैपेसिटेंस आपके पास किसके बराबर है, वो C1 + C2 के बराबर है। तो इसलिए वो कहता है कि मोर देन 2 कैपेसिटर, या आपके पास जब भी कैपेसिटर इस कॉम्बिनेशन में आ जाए तो अगर आप उसका टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये बराबर होगा C1 + C2 + C3 up to Cn। जितने भी आपके पास कैपेसिटर्स पैरेलल अरेंजमेंट में आपको नजर आ रहे होंगे उनकी टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, सिंपली आप उन सबको सम अप कर देंगे तो उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो आपके पास CT बन जाएगी। ठीक हो गया। That is, the total capacitance of the capacitors in parallel is the sum of their individual capacitances. जितने भी पैरेलल कैपेसिटर्स होंगे उनकी टोटल कैपेसिटेंस अगर आपसे पूछी जाए तो सिंपली उनका सम होगा। आगे जाके हम एग्जांपल करते हैं तो ये आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है, a 10 millifarad millifarad, a 15 millifarad
and a 100 millifarad capacitors are connected in parallel across a 50 volt source. आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, 10 मिलीफैरड, 15 मिलीफैरड, 100 मिलीफैरड, और ये एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है इन पैरेलल. डिटरमिन द फॉलोइंग. टोटल कैपेसिटेंस आप बता दें क्या है, टोटल चार्ज स्टोर कितना होगा और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा. तो हमें उसने बताया कि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, एडिशन ऑफ 3. तीनों का जो एडिशन है वो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस बन जाएगी. तो आप टोटल कैपेसिटेंस अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3. 10 मिल, अच्छा उसने जो साइन है वो वाला यूज किया, ये 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है. 10 माइक्रोफैरड प्लस 15 माइक्रोफैरड प्लस 100 माइक्रोफैरड, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 125 माइक्रोफैरड. ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी कैपेसिटर की सर्किट की. नाउ टोटल चार्ज जब भी हमने देखा किसके बराबर है, QT किसके बराबर है, QT बराबर है CT इंटू टोटल वोल्टेज V. तो आपके पास CT आपने निकाल लिया 125 माइक्रोफैरड, वो आप पुट कर दें. V आपको पता है गिवन है कि कितने वोल्ट का सोर्स था, 50 वोल्ट का सोर्स है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो 50 वोल्ट होगा, तो ये 50 वोल्ट आपने पुट कर दिया. तो जो टोटल चार्ज है आपके पास वो आ जाएगा 6.25 मिली कूलम. ये आपके पास चार्ज आ जाएगा. अब इंडिविजुअल चार्ज आपने निकालना है Q1, तो Q1 बराबर है C1 V1 के. तो C1 आपके पास कैपेसिटर फर्स्ट की वैल्यू है विच इज 10 माइक्रोफैरड. V1 आपके पास क्या आएगा, V आएगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, 50 वोल्ट ही आएगा. तो C1 V आप निकालेंगे तो पहले के क्रॉस जो आपके पास चार्ज है पहले कैपेसिटर के ऊपर वो है 0.5 मिली कूलम. सिमिलरली Q2 आप निकालेंगे C2 V2, तो C2 आपके पास आप गिवन है वैल्यू 15 माइक्रोफैरड, V2 आपको पता है 50 है, तो सेकंड आपके पास आ जाएगा 0.75 मिली कूलम. और थर्ड आप निकालेंगे C3 V3 से, वो आपके पास आता है 5 मिली कूलम. जो टोटल चार्ज है वो अभी आपने कैलकुलेट किया था फार्मूला से, CT इंटू V से, विच इज 6.25 मिली कूलम. तो अगर आप चेक करना चाहें कि आपके पास ये टोटल चार्ज जो है वो ठीक आता है कि नहीं, तो ये टोटल चार्ज जो है इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होगा. तो उसने ये नीचे चेक किया हुआ है, वेरीफाई किया हुआ है. QT किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होना चाहिए. पैरेलल में तो सारे चार्जेस आपस में ऐड होके टोटल चार्ज बनता है. तो टोटल चार्ज आपने निकाला हुआ विच इज 6.25 मिली कूलम. ये ऐसे ही है जैसे हम वोल्टेजेस को KVL में प्रूव करते थे. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, Q1 आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, Q2 उसकी वैल्यू पुट कर दें, Q3 तीनों को ऐड करें, ये 6.25 मिली कूलम होना चाहिए. तो आप इनको ऐड करके देखें, 0.5 प्लस 0.75 प्लस 5 मिली कूलम, तो 6.25 मिली कूलम 6.25 मिली कूलम के बराबर आता है. तो आपके पास कोई भी अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो उनकी ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. आप टोटल कैपेसिटेंस बता दें सर्किट की, आप टोटल चार्ज बता दें सर्किट का, इंडिविजुअल चार्जेस बता दें आप सर्किट के, ठीक है. तो ये चीजें आपसे इस तरह से पूछी जा सकती है. कोई क्वेश्चन है इसमें, कंफ्यूजन? आवाज आ रही है सबको? यस सर इसमें से कुछ थ्योरी भी आ सकती है पेपर में? नहीं बेटा, थ्योरी नहीं है इसमें से, सारे प्रैक्टिकल्स ही हैं. ये थ्योरी आपको इसलिए पढ़ाई है कि आपको थ्योरी पता होगी तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो. थ्योरी पता ही नहीं है तो फिर आप प्रैक्टिकल उसका जो मैथमेटिकल है वो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते. पैरेलल में आपने अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास चार्जेस जो है वो हर कैपेसिटर के ऊपर आपने इंडिविजुअल चार्ज निकालना है, हर कैपेसिटर के ऊपर आपने उसका टोटल चार्ज निकालना है सर्किट का, टोटल कैपेसिटर. तो अगर पैरेलल आ जाए तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है. ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे. 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आपको तीनों की वैल्यू दी गई है, C1 C2 C3. CT भी आपको बता दिया गया है 32.2 माइक्रोफैरड है. व्हाट इज C3 की वैल्यू आपसे पूछी है, आप ये बताया कि ये पैरेलल में. तो अभी हमने देखा है कि CT बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3 के. C1 C2 भी आपको पता है, C टोटल भी आपको पता है, तो C3 की वैल्यू आ जाए, ठीक है. सिमिलरली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 है, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 80 वोल्ट सोर्स. 80 वोल्ट का सोर्स है, वो 3 पैरेलल कैपेसिटर है. टोटल चार्ज उसने आपको बता दिया है QT 0.12 कूलम है. इफ C1 is 200 माइक्रोफैरड एंड C2 is 300 माइक्रोफैरड. अगेन उसने C3 आपसे पूछा है.
तो आप अगेन Ct इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 से निकाल सकते हैं। और Ct आपके पास कैसे आएगा, Ct आपके पास आएगा Qt इंटू V से। Q इज इक्वल टू CV है ना, Q इज इक्वल टू Ct इंटू V के बराबर है। Ct भी आपको पता है, V भी आपको पता है, तो आप Qt निकाल सकते हैं। और Qt से आप इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करके सॉरी Ct से आप C1 प्लस C2 प्लस C3 करके C3 की वैल्यू आप बता सकते हैं कि क्या होगा। 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये लास्ट क्वेश्चन भी इस तरह से ही है। द वैल्यू ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट एंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड इज 1/4 ऑफ द सेकंड एंड द टोटल कैपेसिटेंस इज 70 माइक्रोफैरड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर? आपने कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेशियोज उसने आपको बता दिए कि क्या है। फर्स्ट कैपेसिटर जो है इफ दिस वैल्यू ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, तो आपका जो फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू उसके डबल होगी। और जो थर्ड कैपेसिटर है इज 1/4 ऑफ द सेकंड, जो आपका थर्ड कैपेसिटर है वो पहले वाले के 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस उसने आपको बताई है 70 माइक्रोफैरड। पहले, दूसरे और तीसरी के वैल्यू उसने आपको इन टर्म्स ऑफ रेशियो बता दिए हैं कि पहली जो है वो दूसरे के डबल है और तीसरी जो है वो दूसरे के 1/4 है। तो आपने बताना क्या है टोटल कैपेसिटेंस, व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर की वैल्यूज ने आपसे पूछी है, तो ये आपके पास आंसर्स हैं, आप इसको निकालेंगे। वो 20 माइक्रोफैरड पहला कैपेसिटर बनता है, 40 माइक्रोफैरड दूसरा बनता है, और थर्ड जो था 1/4 ऑफ द सेकंड था, तो 10 माइक्रोफैरड जो है वो थर्ड कैपेसिटर बनता है। ठीक है, हाँ जी सर ये सीरीज वाला करा दे सर फिर बाद। बेटा ये आपने करना है, सब कुछ मैं ही कराऊंगा तो आप क्या करेंगे? ये आपने करना है, जब आप इसको अटेम्प्ट करें ना सॉल्व हुआ तो मुझे भेजना। तो सीरीज वाला आप करा देना सर, उससे आप पढ़ा दें, उसके बाद फिर हम करेंगे तो सब सीरीज वाला क्या करवा दूं? सर कंटिन्यू करें आप। ठीक है, कैपेसिटर इन सीरीज। अगर आपके पास कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, पैरेलल में अभी हमने सॉल्व किए हैं कैपेसिटर, हमने देखा है कि अगर पैरेलल में हो तो वो ऐड होते हैं, अगर वो सीरीज में हो तो क्या होगा। फॉर कैपेसिटर इन सीरीज फिगर 10.21, ये जो फिगर आपको शो की गई है साथ आपको नजर आ रही है। ठीक है, सेम चार्ज अपीयर्स ऑन ईच कैपेसिटर। सीरीज में ये चीज याद रखनी है कि आपके पास जो कैपेसिटर्स है उनके ऊपर चार्ज सेम होगा। ठीक है, सबका चार्ज सेम होता है सीरीज में। 10 Q इज इक्वल टू C1 V1, Q इज इक्वल टू C2 V2, Q3 इज इक्वल टू C3 V3, और इन सारे केसेस में Q1 Q2 Q3 जो हैं ये सारे के सारे बराबर होंगे। सीरीज में आपके पास चार्जेस सेम रहते हैं। सॉल्विंग फॉर द वोल्टेज यील्ड्स, जो पहला वोल्टेज है, अगर मैं पहले वाले का वोल्टेज निकालूं तो V1 आपके पास आ जाएगा Q और C1, V2 आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q और C2, ये जो आपके पास इक्वेशन है, एंड सो ऑन। अप्लाइंग KVL, अगर आप KVL कहते हैं अप्लाई कर दें तो वी गेट टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू VL। जिस तरह आप KVL अप्लाई करते थे तो टोटल वोल्टेज जो है या E इज इक्वल टू पहले का वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है तो उन सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा जो KVL है। तो यहाँ पर भी ये सेम उसी तरह से अप्लाई होता है। तो कहता है कि अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ Q एंड C लिखूं तो आपके पास जो टोटल V है, फर्स्ट क्या था V1 था, तो V1 किसके बराबर है Q और C1 के, प्लस V2 था Q और C2 के, प्लस V3 था अप टू सो ऑन, तो जो Vn होगा वो Q और Cn के बराबर है। तो Q सब में सेम है सीरीज में जो आपके पास कैपेसिटर की अरेंजमेंट है, तो Q को आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास ये जो टोटल कैपेसिटेंस बन जाएगी, अगर आप इसको देखें तो ये 1/C1 है, प्लस 1/C2 है, प्लस 1/C3 है, अप टू 1/C है। तो जब भी आपके पास कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस हमेशा पैरेलल की तरह से फाइंड आउट की जाएगी। ये चीज़ याद रखनी। ये एक्चुअली उसने आपको मैथमेटिकली प्रूव करके शो किया कि अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू सो ऑन 1/Cn। ये उस तरह से है जैसे हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में सॉल्व करते थे। ये नीचे इसने शो किया है। कैपेसिटर्स इन सीरीज, जब भी आपके पास कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस जो है 1/CT वो बराबर होगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू सो ऑन 1/Cn। दो ही अगर कैपेसिटर हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। तो इसको आप उस तरह से लिख सकते हैं C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे।
2 से ज्यादा है तो आप इनकी टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn। ठीक है, यहाँ पर जो चीज याद रखने की वो क्या है आपके पास, मैंने आपको बताया कि जो आपके पास कैपेसिटर्स हैं इन कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम रहेगा, सीरीज में चार्ज आपके पास सेम रहेगा। ठीक है, बट V आपके पास बराबर है Q ओवर C, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो सेम है तो वोल्टेज आपके पास Q ओवर टोटल कैपेसिटेंस के बराबर आ जाएगा। तो इक्वेटिंग दिस वी गेट इक्वेशन जो आप कहता है आप इसको इक्वेट करें तो 1/CT बराबर हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/Cn। तो अगर कहता है दो कैपेसिटर हो जो मैं आपसे ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ तो उसका CT सीधा सीधा आपके पास C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 के बराबर आ सकता है। 2 से ज्यादा है तो आप इस वाली इक्वेशन को 10.3 को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। रेफर टू द फिगर 10.22a। डिटरमिन CT, टोटल कैपेसिटेंस आप बता दें। इफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर डिटरमिन Q। 50 वोल्ट की जब आप सप्लाई देंगे तो कहता है कि आपके पास Q क्या बनेगा, जो चार्ज है वो चार्ज आप बता दें। थर्ड वो आपसे पूछ रहा है डिटरमिन द वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर की आप इंडिविजुअल वोल्टेज भी बता दें। डायग्राम को आप देखें तो आपके पास 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी आपके पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सीरीज में तो आप इसको 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये आप इसमें वैल्यू पुट कर दें 1/30 माइक्रोफेरेड प्लस 1/60 माइक्रोफेरेड प्लस 1/20 माइक्रोफेरेड। आप इसको रिजॉल्व करें और आपके पास जो 1/CT है वो बनता है 1 × 10⁻⁶। आप जो CT निकालेंगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/0. ये वाला आंसर आ जाएगा 1/0.1 × 10⁻⁶। तो जो CT है फाइनल वो आपके पास बनता है 10 माइक्रोफेरेड। 1/0.1 आपके पास 10 आ जाएगा और 10⁻⁶ डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर जाके माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻⁶ में। तो आपके पास 10 माइक्रोफेरेड टोटल कैपेसिटेंस बनती है इस सर्किट की। ठीक है, पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 क्या था, if 50 वोल्ट is supplied across the capacitor determine Q। अगर आपके पास 50 वोल्ट की सप्लाई हो तो Q आपके पास किसके बराबर है, टोटल कैपेसिटेंस इनटू V के बराबर है, C2 इनटू V के बराबर है। CT आप निकाल चुके हैं 10 × 10⁻⁶ फेरेड। V आपको उसने बता दिया है 50 वोल्ट। तो आपके पास जो टोटल चार्ज है अगर वो आप निकालना है तो आपके पास आ जाएगा 0.5 मिलीकूलम। ठीक है, अब इंडिविजुअल वोल्टेजेस उसने पूछी है तो V1 आपके पास किसके बराबर है, Q ओवर C1 के। तो आप उसकी वैल्यू निकाल लें। Q भी आपको पता है, आपने निकाल लिया 0.5 मिलीकूलम डिवाइडेड बाय C1। C1 की वैल्यू आपको पता है 30 माइक्रोफेरेड है तो आपने पुट कर दी। तो पहला वोल्टेज जो है वो आपके पास आ जाता है 16.7 वोल्ट। V2 आप निकालेंगे Q ओवर C2 से, तो 0.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 16 × 10⁻⁶, 8.3 वोल्ट आपके पास V2 आ जाएगा। सिमिलरली V3 आप निकालें Q ओवर C3 से, C3 की वैल्यू है 20 माइक्रोफेरेड तो C3 आपके पास आ जाता है 25 वोल्ट्स। अब आप KVL प्रूव कर दें। KVL क्या है, सप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप। तो टोटल वोल्टेज जो आपके पास सप्लाई हुआ था वो 50 वोल्ट है तो आप इसको चेक कर लें। 50 वोल्ट इज इक्वल टू 16.7 वोल्ट प्लस 8.3 वोल्ट प्लस 25 वोल्ट। तो इसको आप ऐड करें तो 50 वोल्ट इक्वल्स टू 50 वोल्ट आता है। तो जो आपके पास KVL स्टेटमेंट थी वो आपके पास प्रूव होती है यहाँ पर भी कैपेसिटर के केस में। ठीक है, पैरेलल वाले में हमने क्या चीज चेक की थी, टोटल चार्ज चेक किया था। टोटल चार्ज बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जो भी थे। ठीक है, सीरीज के केस में आप टोटल वोल्टेज चेक करते हैं चेक के तौर पर, यानी कि आप KVL अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जब भी आपको इस तरह का सर्किट दिया जाएगा तो सेकंड पार्ट में वो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि वेरीफाई योर रिजल्ट यूजिंग KVL या वेरीफाई योर रिजल्ट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए मैं वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ। सीरीज के केस में आप वोल्टेजेस हैं तो आप सिंपल KVL लगाएं तो आपके पास वोल्टेजेस सप्लाई वोल्टेज के बराबर आने चाहिए। पैरेलल के केस में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, चार्जेस आ जाते हैं। तो टोटल चार्ज जो है वो इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होता है। तो अगर आपके पास पैरेलल सर्किट है तो आप QT इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा है कि जो टोटल चार्ज है वो इंडिविजुअल चार्ज के बराबर है, यानी कि सीरीज सर्किट में आपके पास चार्जेस सेम रहते हैं। तो जब चार्जेस सेम रहेंगे तो यहाँ पर आप QT इज इक्वल टू Q1
प्लस Q2 प्लस Q3 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर Qt बराबर है Q1 के और वही बराबर है Q2 के और वही बराबर है Q3 के एंड सो ऑन। ये एक सर्किट है, इसकी मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, इसको आप सॉल्व कर सकते 60 हैं। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। अभिदीन आप बोल रहे हैं, जरा दोबारा बोलें। सर होल सर्किट की निकालनी है। आज ये टोटल सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है सर इसमें इस पहले सारी। C4 और C5 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर आपके पास C4 और C5 भी पैरेलल में है और C2 और C3 भी पैरेलल में, तो आप तीनों इनको को सर आप सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। एंड पे आप उसको सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो इसको जरा ट्राई करें, टोटल कैपेसिटेंस क्या आती है। कैपेसिटर में याद रखना है कि इसका जो पैरेलल है वो सीरीज की तरह सॉल्व होता है और सीरीज पैरेलल की तरह। तो ये चीज जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप इसको ज़हन में थोड़ा सा देखिएगा। सर 12 आया है। 12 आता है, 12 और 8 ये ऐड हो जाएंगे 20 हो जाएगा, 15 और 45 ये ऐड हो जाएंगे 60 हो जाएगा। तो ये तीनों 60 60 60 आ जाएंगे, ठीक है। और 60 60 60 को जब आप पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 और 60 प्लस 1 और 60 प्लस 1 और 20 12 माइक्रोफैरड आता है आपके पास, ठीक है। आपके पास भी 12 है, ठीक हो गया। इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा देखें। द प्रॉब्लम इजीली सॉल्व थ्रू स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन। ये जो आपने ऊपर सॉल्व किया है, तो एंड पे उसने आपको ये बताया कि आप किस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। सीटी जो 30 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाय 20 और 30 माइक्रोफैरड प्लस 20 12 माइक्रोफैरड, इसने सारा आंसर निकाला। अभी हमने सीरीज सर्किट सॉल्व किया है और हमने इंडिविजुअल। हाँ जी बोलो सर, यहाँ से कल ना कर लें यस सर, बहुत है आज के लिए। सर, रोजा लगने लग गए। तो आवाज आ रही है? सर अब आ रही है। अच्छा हाँ, आप बोलो, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि सर आज के लिए बहुत है सर। ये हमने खत्म करना है। हाँ। सर बस ये प्लीज लास्ट सर, टॉपिक है, इसके बाद इसकी सिर्फ वोल्टेज और करंट हमने देखनी है, ठीक है। इसके बाद हमने एसी एनालिसिस शुरू करना है। तो ये टॉपिक आज क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल यही चीज़ है। तो आपके पास ये जो वोल्टेजेस है, अभी हमने सीरीज में देखा है कि आपके पास V1 V2 V3 तीन वोल्टेजेस थे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले हैं। हमने सीरीज में रेजिस्टर्स के लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई होता है, ठीक है। जो कैपेसिटर का वोल्टेज डिवाइडर रूल है, उसकी ये इक्वेशन है कि किसी भी कैपेसिटर की वोल्टेज Vx अगर वो सीरीज में हो तो वो बराबर होती है टोटल कैपेसिटेंस Ct डिवाइडेड बाय Cx, उस कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय Vt से। तो आप किसी भी कैपेसिटर की कहता है वोल्टेज जो है वोल्टेज डिवाइडर से, कैपेसिटर की वोल्टेज डिवाइडर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो उसमें आपके पास Vx बराबर हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय Cx, जिस कैपेसिटर की आप कैपेसिटेंस वोल्टेज निकालना चाहते हैं। तो V1 का उसने कहा है अगर मैं निकालूं तो V1 की इक्वेशन अगर आप देखें तो V1 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, Ct ओवर C1 मल्टीप्लाई बाय Vt। Ct आपको टोटल कैपेसिटेंस पता है सर्किट की, C1 आपको पता है, Vt आपको पता है, तो आप V1 V2 V3 इस तरह से निकाल सकते हैं। और वो कहते हैं कि आप इसी को ऊपर वाली एग्जाम्पल पे, अभी जो आपने एग्जाम्पल की है, आप इस एग्जाम्पल पे इसको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर आपके पास V1 कितना आया था, Q और C1 से 16.7 वोल्ट है। हम इधर अगर वो वाला फार्मूला यूज करें V1 का, वोल्टेज डिवाइडर का, तो V1 आपके पास कितना बन जाएगा, Ct ओवर C1। Ct आपके पास है 10 माइक्रोफैरड, मल्टीप्लाई बाय C1। C1 की अपनी वैल्यू कितनी है कैपेसिटर की, 30 माइक्रोफैरड। सर सही आ रहा है, 16.10 आ रहा है।
ठीक हो गया, गुड। और मल्टीप्लाई बाय VT आ जाएगा टोटल वोल्टेज। तो हमने वोल्टेज यहाँ पर कितना सप्लाई किया था? 50 वोल्ट। आप इसको सॉल्व कर ले तो ये आपके पास 16.7 ही आना चाहिए वोल्टेज डिवाइडर से। तो ये आपको सिंपली बताया है कि आपके पास अगर टोटल चार्ज हो, यहाँ पर आपके पास चार्ज होना जरूरी है, यहाँ पर टोटल चार्ज हो आपके पास Q, तो आप ये वाला फार्मूला सिंपली यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल चार्ज नहीं है, लेट्स सपोज ये वाला जो सर्किट है यहाँ पर आपके पास उसने टोटल चार्ज नहीं निकाला, उसने डायरेक्ट फार्मूला यूज किया, उसको कैपेसिटेंसेस पता थी, टोटल कैपेसिटेंस को पता है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस पता है, VT पता है, तो आप डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं। तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज डिवाइडर रूल है। नाउ द कैपेसिटर करंट एंड वोल्टेज। किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है या वोल्टेज है वो एक्चुअली अगर आप AC की फॉर्म में देखें, इसको पहले पढ़ लें तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम एक्चुअली ये देखना चाह रहे हैं जो कैपेसिटर की वोल्टेज और करंट है इसका बिहेवियर। ठीक है सर। हाँ जी सर जो करंट डिवाइडर रूल है सर, उसके फॉर्मूले में सर डिनोमिनेटर में CT और VT लिखा हुआ है, तो सर यहाँ पर हम डायरेक्ट QT लिख सकते हैं यहाँ पर? करंट डिवाइडर रूल कहाँ पर लिखा हुआ है? मैं तो सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर पढ़ाया, करंट डिवाइडर किधर सर लिखा हुआ है? वोल्टेज डिवाइडर रूल सर, सॉरी सर। यहाँ पर सर ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है CT और VT, सर यहाँ पर हम डायरेक्ट QT लिख सकते हैं, टोटल करंट चार्ज। वो मैंने आपको कहा ना, टोटल चार्ज पता है आपको, तो फिर तो Q और C के बराबर है ना। पहला वोल्टेज क्या है, ऊपर आपने ये फार्मूला यूज किया हुआ है ना, ये फार्मूला आपने नहीं यूज किया, ये फार्मूला यही है ना, Q और C1, तो यहाँ पर Q QT के बराबर है ना। सीरीज में हमने क्या कहा है कि जो टोटल चार्ज है वो इंडिविजुअल चार्जेस के बराबर होता है, तो ये QT और C1 ही है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर आपने QT निकाला है ना, इस इक्वेशन में हमने QT निकाला था, ये उसने दिया हुआ था, Q हमने निकाला था ना सेकंड उसमें, ये वोल्टेज अक्रॉस जिस बी पार्ट में हमने Q निकाला था, ये हमने हर इक्वेशन में यही पुट किया है ना, 0.5 मिली कूलम। सेकंड में भी हमने 0.5 पे पुट किया है, थर्ड में भी हमने 0.5 पे पुट किया। तो अगर आपके पास चार्ज हो तो आप डायरेक्ट चार्ज डिवाइडेड बाय C1 लिख सकते हैं, यानी कि टोटल चार्ज लिखो या इंडिविजुअल चार्ज, क्योंकि सीरीज में चार्जेस सेम रहते हैं, तो आप उसको QT और C1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर आपके पास चार्ज नहीं है तो आप टोटल चार्ज निकालने के बजाय आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटेंस है, टोटल चार्ज हो तो फिर तो आपको वोल्टेज डिवाइडर लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो ज्यादा इजी है, फिर तो Q और C1, Q और C2, Q और C3 से आपको सारी वोल्टेजेस मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, एज नोटेड अर्लियर, हम कैपेसिटर की करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हैं। एज नोटेड अर्लियर फिगर 10.2, ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेवरल पॉइंट्स शुड बी नोटेड, कहता है इसके लिए आपको बहुत से पॉइंट नोट करने चाहिए। अब वो एक्चुअली हम बेस बना चुके हैं तो हम उन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कहता है इसी की वजह से सर्किट के अंदर करंट पैदा होता है। ठीक हो गई ये बात। द करंट लास्ट ओनली लॉन्ग इनफ फॉर द कैपेसिटर टू चार्ज, व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज करंट इज 0। ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि कैपेसिटर के अंदर, सर्किट के अंदर जो करंट है वो उस वक्त तक ही फ्लो करेगा जब तक कि कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट के अंदर करंट 0 हो जाएगा। करंट इन द सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग इज ड्यू solely to the movement of electrons from one plate to the another plate through the external circuit. No current passes through the dielectric material between the plates. कहते हैं ये भी चीज़ आप नोट करें कि जब तक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एक्सटर्नल सर्किट से, बैटरी के थ्रू और रेजिस्टर के थ्रू। जो डाइलेक्ट्रिक है कहता है दोनों प्लेट्स के दरमियान, यानी कि किसी भी किस्म का करंट मूव नहीं करता। ये भी चीज़ याद रखनी है कि प्लेट से, एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर डाइलेक्ट्रिक में से कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। तो जो करंट है वो एक्चुअली एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होती है, जो आपका बाहर से टर्मिनल बने हुए थे सर्किट के। ठीक है। पॉइंट 4, as charge is deposited on the plates, the capacitor voltage builds. However, this voltage does not jump to full value immediately, since it takes time to move electron from one plate to another plate. Billions of electron must be moved. कहते हैं एक और पॉइंट भी नोट करें आप,
कि जब भी आपके पास कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता है तो वो कहता है कि फौरन से स्टोर नहीं होता, तो इसलिए वोल्टेज जो है वो फौरन से बिल्ड नहीं होती। बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर मूव करते हैं और इनको मूव करने में टाइम लगता है, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि कितना टाइम चाहिए कैपेसिटर को पूरी चार्ज होने के लिए। तो ये आपको वो बता रहा है कि आपके पास वो जो वोल्टेज बिल्ड होता है वो डायरेक्टली बिल्ड नहीं होता, इमीडिएटली बिल्ड नहीं होता, वो आपके पास कुछ टाइम लेता है। तो ये इमीडिएट वैल्यू आपके पास कैपेसिटर के ऊपर अपेयर कभी भी नहीं होगी, ये कुछ टाइम लेगा वोल्टेज बिल्ड करने में। ठीक है। पॉइंट 5, सिंस द वोल्टेज बिल्ड्स अप एज चार्जिंग प्रोग्रेस, जैसे चार्जिंग होती जाती है कैपेसिटर की, हम कहते हैं कि वोल्टेज बिल्ड होता जाता है। द डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन द सोर्स एंड द कैपेसिटर डिक्रीजेस। ये मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज सोर्स और कैपेसिटर जो है वो उनके दरमियान डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जो है कैपेसिटर जो है वो उसके अकॉर्डिंग आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता रहता है। हेंस द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन द करंट डिक्रीजेस एज द कैपेसिटर अप्रोचेस फुल चार्ज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर के अंदर जो मूवमेंट है सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वो खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो करंट आपके पास सर्किट में जीरो हो जाएगा जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका होगा। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे कैपेसिटर बिल्ड होता जाएगा सर्किट के अंदर करंट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है। ये एक्चुअली उसने आपको डायग्राम से शो किया है कि ये एक एक्चुअल सर्किट है। कोई भी ई वोल्टेज सोर्स है आपके पास, आर कोई रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर सी कनेक्टेड है। ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है टॉप से बॉटम की तरफ सर्किट के अंदर, उसने ये शो किया। तो जो आप करंट का बिहेवियर देखें, जो फर्स्ट बिहेवियर, ये एक्चुअली करंट का है। करंट सर्जेस ड्यूरिंग चार्जिंग, करंट इज जीरो व्हेन द फुली चार्ज। तो सबसे पहले मूवमेंट पे आपके पास करंट क्या होगा सर्किट के अंदर, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर एक मिनट की वैल्यू ले लेता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। मैं सपोज करता हूँ कि 10 वोल्ट का सोर्स था, 1 किलो ओम का आपके पास सपोज रेजिस्टर था, और इनिशियली जो कैपेसिटर है वो आपके पास अनचार्ज है। तो अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब क्या है कि इसका वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट, क्योंकि वो चार्ज नहीं है। तो सबसे फर्स्ट इंस्टेंट पे यहाँ पर कोई स्विच लगा हुआ है जो आपने क्लोज किया, हम उस स्विच को बाद में ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर, तो कैपेसिटर के अंदर करंट कितना होगा, या सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, 10 मिली एम्पेयर। जो फर्स्ट वैल्यू होगी जैसे ही आप सर्किट को कनेक्ट करेंगे या ऑन करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू तो 0 है, तो रेजिस्टर के इस टर्मिनल पे कितने वोल्ट्स हैं, 10 वोल्ट्स हैं, और इस टर्मिनल पे कितने वोल्ट्स हैं, 0 वोल्ट्स हैं। तो मैं एक्चुअली रेजिस्टर का करंट निकाल सकता हूँ, कैपेसिटर का करंट नहीं निकाल सकता, क्योंकि कैपेसिटर की अभी मेरे पास इक्वेशन नहीं है, हम आगे जाके इसकी इक्वेशन देखेंगे। तो सीरीज सर्किट है, तो जो रेजिस्टर का करंट होगा वो एक्चुअली कैपेसिटर में से फ्लो कर रहा होगा। तो हमने कहा है कि कैपेसिटर में से एक्चुअली कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये एक्सटर्नल सर्किट का करंट होता है। तो सर्किट के अंदर एक्चुअली अगर मैं कहूँ करंट जो फ्लो कर रहा है, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम रेजिस्टर का करंट फाइंड करते हैं, वही एक्चुअली हम बताएंगे कि सर्किट का करंट है। तो रेजिस्टर का करंट कितना होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। इनिशियली कैपेसिटर 0 वोल्ट पे चार्ज था, तो जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, इसलिए इसने ये लिखा है करंट सर्ज ड्यूरिंग दी चार्जिंग। सबसे जो फर्स्ट वैल्यू है, करंट सर्ज करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। जितने भी सर्किट में मैक्सिमम करंट होता है वो फर्स्ट इंस्टेंट पे आपको मिलेगा, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू 0 है और वोल्टेज सोर्स मैक्सिमम पे है। तो हमारे केस में जो सबसे पहली वैल्यू बनती है वो 10 मिली एम्पेयर बनती है, जो हाईएस्ट वैल्यू है कैपेसिटर के करंट की। ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कैपेसिटर की वोल्टेज बिल्ड होती जाएगी। ठीक है। जब कैपेसिटर की वोल्टेज कुछ देर बाद 1 वोल्ट हो चुकी होगी, तो करंट कितना हो गया होगा, 9 मिली एम्पेयर। थोड़ी देर बाद करंट वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर की 1 वोल्ट हो जाएगी ना, कुछ चार्जेस जो हैं उसकी प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो गए एक प्लेट से दूसरी के ऊपर, तो कैपेसिटर के ऊपर 1 वोल्ट का चार्ज आ गया। तो थोड़ी देर बाद जो 1 वोल्ट हो चुका होगा, तो कैपेसिटर अगर अब मैं करंट फिर निकालूं तो फिर करंट क्या होगा, 10 - 1 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम, 9 मिली एम्पेयर। तो करंट इंक्रीज होकर थोड़ा सा कुछ देर बाद 9 मिली एम्पेयर पे आ चुका होगा। थोड़ी देर बाद हम दोबारा देखते हैं कि कैपेसिटर बिल्ड हो चुका है 2 वोल्ट, तो करंट मजीद कम हो जाएगा, 10 - 2 डिवाइडेड बाय 1 के, तो 8 मिली एम्पेयर पे सपोज आ चुका होगा कम होके। हम थर्ड वैल्यू देखते हैं, कुछ देर बाद
कैपेसिटर जो है वो 3 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट्स दूसरी के ऊपर स्टोर हो चुके हैं, तो आपके पास जो थर्ड करंट बनेगा वो कितना बन जाएगा, 10 - 3 डिवाइडेड बाय 1 के विच इज 7 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि करंट मजीद डिक्रीज हो गया। अगर आप इसको डिक्रीज करते हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटर के ऊपर लास्ट आ सकती है चार्जिंग की, वो कितनी आ सकती है, 10 वोल्ट। कैपेसिटर आपके पास जब मैक्सिमम चार्ज हो चुका होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 10 वोल्ट। तो जब ये 10 वोल्ट को पहुंच चुका होगा उस वक्त आप इस रजिस्टर की करंट अगर निकालें तो करंट क्या आएगी, 10 - 10 0 डिवाइडेड बाय 1 के, करंट की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 0 होगी। तो ये आपके पास फाइनल पॉइंट बनता है आफ्टर चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर कॉन्टिन्यूसली आपके पास डिक्रीज हो रहा है, इसको हम एक्सपोनेंशियल डिके कहते हैं। हम बाद में जाके इसका फार्मूला देखेंगे, इसके फार्मूले में आपको नजर आएगा ई रेज़ टू द पावर टी ओवर टॉ। तो ई एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल डिके है करंट का। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसका मैथमेटिकल जो है वो एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि इक्वेशन के थ्रू ये किस तरह से आता है। तो अगर आप करंट का बिहेवियर देखें तो इनिशियली आपके पास करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा तो करंट आपके पास सर्किट के अंदर क्या हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी क्या है कि आपके पास जो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाता है। सॉरी, जो वोल्टेज सोर्स है वो कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज सोर्स की इक्वल चार्ज हो जाता है। इसलिए आपको उसने ये डायग्राम शो की हुई है, इसमें काफी सारी चीजें नोट करने की है। पहले तो ये देखें, बिफोर चार्जिंग आपके पास करंट क्या है, 0 है, कैपेसिटर अनचार्ज है। ठीक है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो फर्स्ट इंस्टेंट पे अगर आप देखेंगे कि तो आपके पास सर्किट में मैक्सिमम करंट है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स देखें तो जब ये फुली चार्ज हो चुका होगा तो लास्ट जो ड्यूरेशन है आफ्टर चार्जिंग कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी हो चुकी होगी, 10 वोल्ट। सोर्स की सप्लाई जो है वो भी 10 वोल्ट है, तो 10 - 10 डिवाइडेड बाय 0, तो रेजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 0 होगा, और ये वही करंट है जो कैपेसिटर को भी मिल रहा होगा। तो करंट जो है मैक्सिमम वो आफ्टर चार्जिंग जो करंट है वो 0। जी सर हमारी अगली क्लास भी है सर, क्लास कर देंगे। अगली क्लास आपकी 11:30 पे है ना? नो सर, 11 पे सर, 11 बजे। 11 बजे है सर। आपकी क्लास अभी कितने बजे, 10 बजे स्टार्ट हुई थी? 9:30 पे? अच्छा, 9:30 से 11 आपकी क्लास। 11 बजे तक। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये स्लाइड नंबर याद रखो। चलो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे X24 से। ठीक है, ओके सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपकी अटेंडेंस कर देता हूँ। सॉरी, मेरे ज़हन में था कि शायद आपकी क्लास आज 11:30 तक। अटेंडेंस कितनी, 23 एडिट कर देते हैं। टाइम आप कितना हो जाएगा, 11। डेट आज क्या है, 15। हमीदे सर की आवाज आ रही है? नहीं आ रही यार, अटेंडेंस लगाओ, गायब हो जाओ। अटेंडेंस मार्क करते हो और क्लास आप लीव कर सकते हो। ठीक है,
अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह। सर अटेंडेंस आपने साइन कर दी है? हाँ जी मैंने साइन कर दिया, अटेंडेंस आपको साइन होगी, ठीक है। अटेंडेंस 23 के नाम से मिली नहीं है आपको अभी तक? यस सर लगा दिए। ठीक है, ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फ्राइडे को आपको 3 बजे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।